हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, है ना। बहुत बढ़िया से आप लोग अपना काम कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 का ही काम करना है। जो हमने 6 में जो कहानी शुरू की थी और वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था रेखा के समीकरण के विविध रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये हमने पढ़ा था। और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर ली थी हमने 6 लेक्चर के अंदर। और उन लेक्चर्स को आप, मुझे लग रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि देख करके ही इस लेक्चर में आए होंगे, ताकि आपको कनेक्शन मतलब फील हो पाए, बन पाए कि हमने पहले क्या पढ़ा है, आगे हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से मिली जुली हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब तक हमने जो देखा है, जो हाईलाइट है, हाईलाइट मतलब जो मेन पॉइंट पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि एक पढ़ा था हमने बिंदु, है ना, बिंदु ढाल रूप रेखा के समीकरण का, है ना। रेखा के समीकरण का बिंदु, है ना, बिंदु ढाल रूप, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको कहते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं। इसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल जरूरी है, तो उसको समझना भी जरूरी है। एक बार बता देते हैं कि अगर कोई लाइन हमारे पास में है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, कोई लाइन है, इस पर अगर कोई पॉइंट हमें x1, y1 पता हो, एनी पॉइंट्स पता हो, और इसका जो ढाल है, जो स्लोप है, वो m पता हो, तो इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था। तो अभी के लिए याद रखें कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसी रेखा का समीकरण निकालना है, जिस पर एक बिंदु दिया हो, है ना, और जिसका ढाल हमें दिया हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक और बात कि इसको अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल भी उन्होंने करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 7 को अगर देखोगे तो इसकी फॉर्मूले की और अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट्स मेथड, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि दो बिंदु रूप, है ना। 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये क्या है वैसे, ये है क्या? देखो, उसको हमने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब है कि एक तो पॉइंट दिया गया होगा, है ना, और साथ में स्लोप दी गई होगी, यानी कि एक बिंदु और एक ढाल दिया गया हुआ, तब हम समीकरण निकालेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर किसी लाइन के ऊपर, है ना, किसी लाइन के ऊपर, दिस इज सेकेंड पॉइंट, हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हों। 2 पॉइंट्स मतलब जैसे हम बात कर लें, बिना चित्र के फील नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आएगा, आना नहीं चाहिएगा, मतलब नहीं आएगा, तो आपको करना है। कोई लाइन अगर इस तरीके से कंसीडर करते हैं और इस पर कोई पॉइंट हमें दे दिया गया है, सपोज कर लो x1, y1, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमें दे दिया गया है x2 एंड y2, ठीक है, आपके पास में x2, y2, और इस रेखा को अगर मैं कह दूं L1, L है, तो इस L का समीकरण, तो रेखा L का समीकरण हमें क्या ज्ञात करना, रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है। बेसिक सी बात ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका आपको समीकरण निकालना है, ठीक है। जब आपको इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता हैं, तो सीधी बात है, आपको क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, प्रवणता नहीं दी गई है। इसमें केवल 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और समीकरण पूछा जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि प्रवणता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेखा जो हमारी L है, रेखा L की जो प्रवणता है, प्रवणता यानी कि ढाल, प्रवणता शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, या ढाल कहें, जो कि एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है। तो रेखा L का जो ढाल है, दैट इज m, तो m को आप निकाल सकते हो कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 10.1 का एक फॉर्मूला है ना। और इस m की वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले में रख दो, बन जाएगी बात, है ना। आ जाएगा समीकरण कैसे, कि ये आ जाएगा y माइनस y1, ठीक है ना। तब L का जो समीकरण बनेगा, L का, रेखा L का समीकरण, रेखा L का जो समीकरण बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, वो वाला फॉर्मूला उठाओ उधर से, सब कनेक्शन है। अच्छा, ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले आगे डिराइव होंगे, इसी से डिराइव होंगे आगे। तो y माइनस वाई वन और m की वैल्यू रख दो y2 माइनस वाई वन
अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया है आपका, ठीक है ना। ये तब अप्लाई करना है अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स अगर दिए जाएं। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक उदाहरण नंबर 8 भी दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने कहा है कि बिंदुओं, आप अपनी बुकों से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, बिंदुओं 1 कोमा -1, ठीक है ना, और 3,5, ठीक है ना, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो मेरे भाई सीधी बात है, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये वाला आपका x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, और पटक दो इस फॉर्मूले को, है ना। y माइनस y1 मीन्स माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 5 माइनस -1 अपॉन, और x2 माइनस x1 का मतलब हो गया 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 6/2 इंटू x माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा, नीचे का पूरा जो मैं लिख रहा हूँ फ्रेम में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो मेरे बेटा 2 तिया होता है 6, तो यह आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, यह सब पूरे पोर्शन को उधर ले जाओ। 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन। ये हमारे पास में उस रेखा का समीकरण है ना, उस रेखा का समीकरण है जो इन 2 पॉइंट से होकर के जाती है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला? इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये इसको कहते हैं 2 बिंदु रूप 2 पॉइंट्स मेथड, यानी कि हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं। नंबर सेकंड, अब पढ़ ली हमने 2 बिंदु रूप ही कहते हैं ना इसको, 2 बिंदु रूप, 2 बिंदु रूप, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना आपके पास में। और वो फॉर्मूला लिख दें यहाँ, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला जो बना था, और वो फॉर्मूला था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो समीकरण इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर एक पॉइंट और ढाल दिया हो तो समीकरण इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। फिर वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको नोट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला हम लोग बढ़ेंगे आप ढाल अंतःखंड रूप, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आपको समझना जरूरी है उसको बेटा। चलिए, अब जो तीसरी फॉर्म है हमारी रेखा के समीकरण के विविध रूपों के अंदर, जो तीसरा फॉर्म है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है? तीसरा फॉर्म है वो है ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले ढाल तो आपको क्लियर है कि ढाल क्या होता है, 10.1 अच्छे से। और अब एक नई चीज आई है अंतःखंड, है ना, क्या आई है? अंतःखंड। आपके पास में यहाँ 2 बिंदियां भी हैं, अंतःखंड ऐसे लिखा जा रहा है ना, ये अंतःखंड, ठीक है, ओके। तो अंतःखंड क्या है? अंग्रेजी में इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, तो उसको पहले समझ लो। देखो, कोई भी लाइन है, अगर मैं बात करूं दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारा, ये मूल बिंदु है। कोई भी लाइन मैं कहीं से भी लेता हूं, सपोज कर लो मैंने एक लाइन इस तरीके से ले ली, ये ले ली मैंने, ठीक है, कैसे भी ले लो। तो हम एक लाइन, जो भी लाइन एक्स एक्स को या वाई एक्स एक्स और वाई एक्स को काटती हुई जाती है, तो हमें देख पाते हैं, बहुत ध्यान से अगर देखा जाए तो आप ये देख पा रहे हैं कि वाई एक्स पे कुछ इसने डिस्टेंस कट किया है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? आपने देखो कि जब हमने इस लाइन को बनाया, इस लाइन एल को बनाया इस पर, तो इसने वाई एक्स पे ये कुछ डिस्टेंस काटा, ठीक है ना। ये जो दूरी काटी है, इसी को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष अंतःखंड। क्या कहते हैं? वाई अक्ष अंतःखंड। इस वाले को क्या कहते हैं? वाई अक्ष अंतःखंड, वाई अक्ष अंतः, ठीक है ना,
अंतःखंड अंग्रेजी में ध्यान रखना है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट। और इस वाई इंटरसेप्ट को हमेशा ही हम लोग दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं? सी से। ये बड़ी ही स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये हमेशा सी से दिखाएंगे। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कि कोई लाइन वाई अक्ष पे जितना भी इंटरसेप्ट काट रही है, और देखो जब वाई पे काटेगी ये डेफिनेट सी बात है, तो कुछ हिस्सा एक्स पे भी कटेगा, है ना। और इस वाले हिस्से को ये कटा है इधर की तरफ, है ना, ये कटा है, और ये जो कट रहा है इसको कहेंगे हम लोग एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड, है ना, या फिर एक्स इंटरसेप्ट, अंग्रेजी में एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना। और इसको हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करनी है एनसीईआरटी में, कि वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपको समझ लेना है कि अंतःखंड क्या होता है, तो एक बार अलग चित्र से बताता हूँ। सपोज कर लो ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्स है, और इस बार कोई लाइन जो है इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से ये जा रही है, इस तरीके से। ये लाइन एल जो है, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, लाइन इस तरीके से जा रही है, तो वाई एक्स पे जो इंटरसेप्ट कट रहा है वो ये कटेगा इधर, इसका मतलब सी बनेगा ये वाला, और हमारे पास ये छोटा सा जो है ये बनेगा डी, है ना, एक्स एक्स पे जो इंटरसेप्ट कटा हुआ है। ठीक है बेटा। अगर सपोज कर लो लाइन इस तरीके से जा रही है ना, लाइन किस तरीके से जा रही है, हम ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है, तो मान लो ये इधर की तरफ जा रही है इस बार। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो वाई एक्स पे जो इंटरसेप्ट है, वाई एक्स पे जो अंतःखंड कटा है, तो मेरे बेटे ये तो ये बनेगा ये वाला। अगर इस पॉइंट को हम कुछ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूर डिस्टेंस है, इसको कहेंगे ये वाई इंटरसेप्ट है, ये वाई अंतःखंड है नीचे वाला, क्योंकि जो वाई एक्स पे कटेगा वाई है ना, और जो एक्स एक्स पे कटा ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो आपको देखना है, अच्छा ऐसा कभी होगा ही नहीं, दिस इज, ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक्स एक्स पे काटे और वाई एक्स पे ना काटे। मान के चलो आपके पास में कोई लाइन जो है, ऐसी कोई लाइन है जो एक्स एक्स पे काट दे और वाई एक्स पे ना काटे, ऐसी कोई लाइन हो ही नहीं सकती, है ना। अगर कोई लाइन मूल बिंदु से जाएगी, ऐसे जाएगी मूल बिंदु से, तो हम कहेंगे कि ये किसी भी एक्सिस पे कोई भी अंतःखंड नहीं काट रही है, इंटरसेप्ट एक्स एक्स पे कटा हुआ या वाई एक्स पे कटा हुआ जीरो है, ठीक है ना। या तो जीरो होंगे या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना, आपके पास में। तो अब हमें करना क्या है, मुझे लगता है इंटरसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं इस फॉर्म की तरफ। ये फॉर्म क्या कह रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लिया करो थोड़ा सा, जो मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लिया करो। तो मेरे भाई देखो इसके अंदर क्या है, आपको जो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर दिया है क्या, एक तो दिया होगा ढाल, रेखा का ढाल, एक तो रेखा का ढाल आपको दिया जाएगा। ढाल मीन्स आपको एम दे दिया गया है ना, एम दे दिया गया है, और साथ ही साथ आपको अंतःखंड दिया जाएगा, अंतःखंड, है ना, अंतःखंड आपको दिया जाएगा। अब ये बात नहीं हो रही कि अंतःखंड कौन सा दिया जाएगा, क्योंकि अंतःखंड दो होते हैं, इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक्स एक्स पे कटने वाला सी, नहीं, एक्स एक्स पे कटने वाला डी, और वाई एक्स पे कटने वाला सी, जो भी मैंने बताया है। लेकिन अभी हम जनरली बात करें अंतःखंड दिया होगा, और कौन सा होगा इसका हमें पता नहीं है, तो हम दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नंबर एक, यदि रेखा वाई अक्ष पर सी अंतःखंड काटे, सी अंतःखंड इंटरसेप्ट काटे, मतलब इस केस में क्या होगा कि हमारे पास सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, कि कोई लाइन है, जो ये लाइन ये मूल बिंदु है, वाई अक्ष पर ये लाइन हमारे पास में सी इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है ना, काट रही है, और इसकी जो प्रवणता है, जो ढाल है, इसका जो ढाल है वो एम है, वो क्या है, एम है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है ना, रेखा का इक्वेशन क्या बनेगा। अब मेरी बात सुनो, ये मैं फिर भी कहूंगा कि ये जो पहले वाला है पॉइंट स्लोप वाला, इनके बिंदु ढाल रूप जो है वो काम में आएगा। देखो अगर आपको प्रवणता पता है, तो आपको अगर एक पॉइंट पता चल जाए किसी भी लाइन के ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप उसका इक्वेशन बना सकते हो। तो इस पे एक पॉइंट हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये वाली सी है, तो आप ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, C। देख लो क्योंकि वाई एक्स पे कोई बिंदु होता है ना, वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0, C। तो सीधी सी बात है आपके पास में वो वाला पॉइंट लगा लो। हम ये लिख सकते हैं, इस पॉइंट को कुछ कह लो, इस पॉइंट को सपोज कर लो ए कह लो, है ना। बिंदु ए का मतलब 0, C तथा ढाल M वाली, या ये कहें बिंदु ए से जाने वाली तथा ढाल M वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे आप, वो लगा लो। y माइनस y1, ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट x1, y1 का काम करेगा। तो y माइनस y1 का मतलब c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है 0, तो इसका मतलब y माइनस c इज इक्वल टू mx, या y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो दैट इज द इक्वेशन। ये एक ऐसी समीकरण है जिसमें आपको अगर y एक्स पे कटा हुआ अंतःखंड की माप दी जाए और आपको प्रवणता यानी कि स्लोप ढाल दिया जाए, है ना, आपको दिया जाए, तो इक्वेशन कैसे ज्ञात होती है, वो ये तरीका है। तो मैं इसको यहां पे ऐड कर लेता हूं। तीसरा, इसको कह सकते हैं ढाल अंतःखंड रूप, है ना। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन ये केस क्या है, ये केस कौन सा है, ये केस वो है y अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसको कह सकते हैं y इंटरसेप्ट वाला है, ये y अंतःखंड वाला, y अंतःखंड। एक केस और बाकी है कि अगर वो लाइन x अक्ष पर अंतःखंड काटे तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, फिर ये थोड़ा ही बनेगी। इसको जरा पॉज कर लो और नोट कर लो, फिर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हो गया, चलिए हो गया, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर रेखा x अक्ष पर, इस पर x अक्ष पर हमारे पास में d अंतःखंड काटे, है ना, तो किस तरीके से हो जाएगा डायग्राम अगर बनाएं। तो सपोज कर लो दिस इज x, दिस इज y, एंड तो इसको अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन दें और ये मूल बिंदु है, तो सीधी बात है x अक्ष पे कटा इंटरसेप्ट ये है, इसको हम कह देंगे d, है ना। और इसकी जो ढाल है इस लाइन का, वो हमने m मान रखा है। अच्छा, इस पर एक पॉइंट चाहिए, जैसे अभी हमने किया, ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर मैं कह दूं सपोज b कह दूं, और b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे d,0 चेक कर लो भाई, डिस्टेंस d है ना, और y पे तो चलना ही नहीं कुछ भी, 0 है। तो ढाल एक पॉइंट पता है ना, और ढाल पता है, तो वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, क्योंकि d,0 है ना, और ढाल जो है वो क्या है, m है, तो इसको हम x1, y1 कह लेंगे। तो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y माइनस y1 मतलब 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस d। तो मेरे पास y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d। तो ये बन गया हमारे पास में, जब हमें y इंटरसेप्ट दिया हो, सॉरी x इंटरसेप्ट दिया हो, यानी कि x एक्स पर अंतःखंड कटे हुए अंतःखंड की माप दी गई हो, तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। और ये कब है, ये x अंतःखंड के लिए है, x अंतःखंड, y अंतःखंड आपके पास में c है, x अंतःखंड आपके पास में d है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको फ्रेम में, कैमरे में आ रहा ना इधर वाला पूरा, बिल्कुल आ रहा है यार, बहुत बढ़िया से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तीसरा फॉर्म, है ना, तीसरा फॉर्म। और इस फॉर्म के ऊपर एक एग्जाम्पल भी देना बनता है उनका, और एग्जाम्पल दिया है बेचारों ने, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जरा नोट करें, तब मैं फिर आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए बेटा, अब देखो इस जो हमने पढ़ा है ढाल अंतःखंड रूप के अंदर, इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी वालों ने दिया है बढ़िया से। वो कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जिनके लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। tan थीटा कितना दिया है, 1/2 है, जहाँ थीटा जो है रेखा का झुकाव है। दैट्स वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा है, मैं हल कर रहा हूँ। देखो, हमें पता है कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। 10.1 में ही पढ़ के आए हैं कि जो ढाल होता है वो m इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ थीटा जो क्या होता है, झुकाव होता है। आपको पता है कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है, ठीक है ना, जो
थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्स के साथ में, तो उसकी प्रवणता, उसका जो ढाल है वो निकाला जा सकता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना आपके पास में। तो अब इसकी वैल्यू दी गई है a1/2, दैट्स वेरी सिंपल कि m की वैल्यू 1/2 रहेगी। हमें m तो पता चल गया, m तो हमें पता चल गया है, लेकिन हमें एक चीज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y अंतःखंड कितना दिया है, -3/2। इसका मतलब y अंतःखंड क्या होता है, मैंने कहा है y अंतःखंड के लिए फॉर्मूला ये लगता है, और y अंतःखंड जो होता है उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो y अक्ष पर अंतःखंड करता है। तो इसका मतलब c की वैल्यू दी गई है -3/2। तो आप m इज इक्वल टू ये लेकर के, c इज इक्वल टू ये लेकर के समीकरण क्या बनेगा, लगा लो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 इंटू x, c की वैल्यू है -3/2, या फिर y इज इक्वल टू x/2 -3/2, या इसको कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू x -3। आप इसको यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। ये कब बनी, जब y इंटरसेप्ट आपको दिया गया है, y एक्स पे अंतःखंड है ना, अंतःखंड जो c है उसकी वैल्यू दी गई है। सेकंड केस के अंदर हमें जो दिया गया है x अंतःखंड दिया गया है, इसका मतलब d जो है, x अंतःखंड क्या होता है, d मैंने आपको बताया है, इट मीन्स ये नीचे वाला जो पोर्शन, दिस इज कॉल्ड d, है ना आपके पास में। d जो दिया गया है 4 दिया गया है, और m कितना है हमारा, m वही है 1/2। तो मेरे बेटे इक्वेशन ये लगा लो, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, है ना। तो y इज इक्वल टू m है हमारा 1/2, x माइनस डी है हमारा 4। इसको सॉल्व कर लो तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेखा के जिसमें आपको ढाल दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो, कोई भी एक अंतःखंड दिया हो, या तो एक्स एक्स वाला या फिर वाई एक्स, एक्स वाला दिया तो नीचे वाला, वाई वाला दिया तो ऊपर वाला। लेकिन इसको याद करने की जरूरत तो मुझे लगता है नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इनको समझाया है, तो हर एक क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम बना करके बेहतर है कि कर लें इसको। मतलब ये पता होना चाहिए कि देखो मैंने क्या करा था, ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट नहीं बताया था, इसको भी बताया था कि कहाँ से बना, और ये वाला फॉर्मूला फिर इसी से बना, है ना आपके पास में, और ये दोनों फॉर्मूले इसी से बने पहले वाले से। तो जो मूल फॉर्मूला है वो ऊपर वाला ही है, और इस मूल फॉर्मूले से ही हम नीचे के सारे फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और फॉर्म है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं अंतःखंड रूप, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको जरा पॉज करके आप नोट करो, मैं फोर्थ फॉर्म की तरफ चलता हूं आपके सामने। चलिए, रेखा के समीकरण का ये फोर्थ फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहते हैं अंतःखंड रूप। आप कहोगे सर इंटरसेप्ट वाला तो पढ़ लिया है थर्ड में, ये हमने डिफरेंट पढ़े थे कि अगर आपको एक्स एक्सिस पे अलग से दिया हो, वाई एक्स पे अलग से दिया हो, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर ये है कि अगर आपको दोनों एक साथ दे दिए गए हों, यहां पे क्या दिया गया था, इन दैट थर्ड पोर्शन के अंदर दो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, इसमें दो चीजें दी गई थी, ढाल दिया गया था और एक इंटरसेप्ट दिया गया था, ठीक है ना, या तो वाई एक्स वाला या एक्स एक्स वाला। तो इसमें ढाल दिया गया था, m दिया गया था, तब आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस तरीके से। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर केवल इंटरसेप्ट दिए होंगे, केवल अंतःखंड दिए होंगे, ढाल नहीं दिया होगा, ढाल आपको नहीं दिया होगा, m की वैल्यू आपको पता नहीं होगी। तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, जो मूल बिंदु हमारा ये है, और एक्स एक्स पे डिस्टेंस इसको बोल लेते हैं, सपोज कर लो ये ए है, और वाई एक्स पे जो कटी हुई डिस्टेंस है ये कह लें अब बी है। आप कहोगे सर अभी तो आपने इसको सी, इसको डी कहा था, इसको ए कहा था, बिल्कुल सही कहा था हमने वहां पे, ये इसलिए कहा था कि आप लोग इसको अलग से याद रख पाए, ठीक है ना। लेकिन जो अंतःखंड रूप के अंदर हम लोग, भाई देखो नोटेशन तो कुछ भी दे लो आप, ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, अगर आपको बेसिक बात पता है ना कि ये क्या है, ये वाई अंतःखंड है, सॉरी ये एक्स अंतःखंड है, ये वाई अंतःखंड है, नाम चाहे कुछ भी रख लो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डी कह लो, सी कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे, बेसिक चीजें आपको पता होंगी, तो आंसर 100% आएगा। तो अब थोड़ा सा इनसे अलग करने के चक्कर में, नहीं तो ये दोनों एक जैसे रूप हो जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा इसको अलग करा है हमने, ठीक है ना। और इसको अलग कैसे किया है कि अब इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। आपको दिया क्या है, इसके अंदर दिया होगा, दिया है, क्या दिया है, एक्स अंतःखंड दिया है, एक्स
अंतःखंड दिया है, ठीक है ना, x अंतःखंड दिया है दैट इज कोल्ड a, और y अंतःखंड दिया है, ठीक है ना, आपके पास दैट इज कोल्ड b। तो अब कैसे इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, कुछ माइंड में आ रहा? बड़ा सिंपल है, आप पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,b और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, बस सीधी बात होगी भाई। ये सेकेंड फॉर्म, दो बिंदु रूप, आपको किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, आप देख लो ये लाइन है, इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है दैट इज a,0 एंड 0,b। तो इसका इक्वेशन कैसे निकाल लोगे? सेकंड वाले से निकाल लोगे। आप क्या लगाओगे फॉर्मूला कि y माइनस y1, है ना, फॉर्मूला लगा लोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम इसको x1 कह लेंगे, इसको y1 कह लेंगे, और इसको x2 और इसको y2। तो मेरे भाई y माइनस y1 का मतलब हो गया 0, दैट इज इक्वल टू y2 मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस b, 0 माइनस a, एंड x माइनस x1 का मतलब आ जाएगा a। इसको आप सॉल्व कर लो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन a विद माइनस साइन x माइनस a। इस a को उधर ले जाओ तो माइनस का ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स एंड माइनस का ए बी, है ना, माइनस का ए बी। और अगर मैं इसको उधर ले आऊं तो माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का ए वाई, है ना, इज इक्वल टू माइनस का ए बी। अब ध्यान से देखना, मैं माइनस का ए बी बटे में ले जा रहा हूँ, माइनस का बी एक्स अपॉन माइनस का ए बी माइनस का ए एक्स, है ना, या एक काम कर लो ना, पहले इस माइनस को ही खत्म कर लो ना, तो यह आ जाएगा बी एक्स प्लस का ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और यानी कि बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो एक्स अपॉन ए एंड प्लस यहाँ पे वाई है, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ए और बी पता है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर ध्यान दें इन योर एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल नंबर आपको जो दिया गया है 10, ठीक है ना, इसको जरा पहले वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है ना। तो फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 10 यहीं पे करा दूंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या कहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतखंड काटता है। इसका मतलब ये जो a की वैल्यू मेरे को दी गई है दैट इज x अक्ष पे कटा अंतखंड तो -3 दिया गया है, और ये कटा हुआ अंतखंड मेरे पास में 2 दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, या तो ऐसे पूरा प्रोसीड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ऐसे करते हुए, या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आप आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कि आप कैसे इक्वेशन निकालोगे, x अपॉन ए क्या है -3 प्लस y अपॉन बी क्या है आपके पास में 2 दैट इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, 2x - 3y इज इक्वल टू -6, आंसर, ठीक है ना, आंसर। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर लो, या तो इस तरीके से प्रोसीड कर लो पूरा, या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप फील करना चाहते हो डायग्राम बना करके आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये रही आपकी चौथी फॉर्म। तो बेटा जैसे वो 3 नोट की हैं, तो उसको फोर्थ को भी मैं रफ कर रहा हूँ और उसको भी एक फॉर्मूला बना करके नोट करा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से, ठीक है ना। फोर्थ को कैसे, जैसे इसमें लिखा है ना, ये ढाल अंतखंड रूप, तो 4 नंबर पे आ जाएगी आपकी, है ना, वो आ जाएगी अंतखंड रूप, है ना, अंतखंड रूप, है ना, आपके पास में, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमारे पास में ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काटता है, तो इक्वेशन जो बनेगी, रेखा का जो समीकरण बनेगा, रेखा ए बी, इसको कह लो आप ए बी, है ना, ए बी का समीकरण जो बनेगा, ए बी का समीकरण, तो उसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले के तौर पर ये वाला याद रख सकते हो कि x अपॉन ए एंड प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एंड ए इज व्हाट, x, a जो है वो x इंटरसेप्ट है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो आप इस तरीके से इसको भी, ये 4 फॉर्म हो गई, 1 2 3 एंड 4। और अभी हमारे सामने एक और मजेदार फॉर्म है, फिर हम लोग एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, और वो है आपकी
नॉर्मल फॉर्म यानी कि लंब रूप। चलिए इसको पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना, आपके पास में।